भारत में जल संकट और समाधान हेतु प्रयास। भारत में जल संकट और समाधान हेतु प्रयास। वर्षा जल संग्रहण या भूमिगत जल के पुनर्भरण को बढ़ाने की तकनीक है। इसमें स्थानीय वर्षा जल को एकत्र करके भूमिगत जल भंडारों के रूप में संग्रहित कर स्थानीय घरेलू मांग को पूरा किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख तकनीकें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल के भंडार आदि का निर्माण, पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में छत के वर्षा जल तथा झरनों के जल का बांस की नालियों द्वारा संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुओं का पुनर्भरण, खेतों के चारों ओर बाड़ियों का निर्माण, चेक डैम्स का निर्माण। वर्षा जल संग्रहण से लाभ: जल की निरंतर मांग को पूरा करना, भूमिगत जल में वृद्धि कर जल स्तर को उठाना, सतही प्रवाह को नियंत्रित करना, मृदा अपरदन को नियंत्रित करना, सड़कों पर जल फैलाव रोकना, भूमिगत जल प्रदूषण रोकना तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाना। जल संभर प्रबंधन या वाटर शेड मैनेजमेंट। जल संभर से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। इस प्रवाहित जल को विभिन्न विधियों से एकत्रित करने की तकनीक जल संभर प्रबंधन कहलाती है। जल संभर प्रबंधन क्या होता है? जिसका एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है जिसका जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रवाहित जल को विभिन्न विधियों से एकत्र करने की तकनीक जल संभर प्रबंधन कहलाती है। दो जल विभाजकों के बीच का क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र वाटरशेड कहलाता है। जो दो जल विभाजकों के बीच का क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र वाटरशेड कहलाता है और इस क्षेत्र में उपस्थित जल राशियों का प्रबंधन वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। जल संभर विकास से संबंधित क्षेत्र एक इकाई के रूप में एक गांव अथवा गांवों का समूह हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि, वन आदि सभी प्रकार की भूमियां शामिल होती हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर निकाय और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे हरियाली योजना। जल क्रांति अभियान पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव पर निगरानी रखने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना 5 जून 1917 को प्रारंभ की गई। जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय इकाइयों सहित जमीनी स्तर पर सभी हितग्राहियों की भागीदारी को सुदृढ़ करना है। इस अभियान के तहत जल क्रांति के 4 घटक हैं: जल ग्राम योजना, प्रदूषण को रोकना और मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास और जन जागरूकता पैदा करना। जल ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में जल संकट से प्रभावित 2 गांवों का चयन कर उन्हें जल ग्राम कहा जाएगा। प्रत्येक जल ग्राम में सुजलाम कार्ड के रूप में जल स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा, जो जल की गुणवत्ता का सूचक होगा। स्थानीय जल पेशेवरों को जल संबंधी मुद्दों के संबंध में जन जागरूकता फैलाने तथा जल से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें जल मित्र बनाया जाएगा। इसके तहत संबंधित महिला पंचायत सदस्यों को जल नारी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये है जल क्रांति अभियान। कब स्टार्ट हुई थी? 5 जून 2017 को। इसके बाद है भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में वर्षा के वितरण में भिन्नता है। इसके कारण संपूर्ण भारत को वर्षा के वितरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, हिमालय के तराई क्षेत्र, असम को छोड़कर। औसत वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है, मासिनराम और चेरापूंजी में होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उसके बाद है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु तथा पूर्वी मध्य प्रदेश,
गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य जहाँ औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, साधारण वर्षा वाले क्षेत्र में दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, जम्मू कश्मीर आते हैं। यहाँ औसत वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर होती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख, दक्षिणी पंजाब, कच्छ के रण, गुजरात, वृष्टि छाया प्रदेश आते हैं। औसत वर्षा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम होती है। ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र और ये जो है कम नहीं, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। अब है मॉनसून, महत्व, सिद्धांत, क्रिया, विधि। मॉनसून का अर्थ, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी के शब्द मौसिम से हुई है। मौसिम शब्द का अर्थ ऋतुओं का लय, रिदम ऑफ द सीजन। अतः मानसून एक परिघटना है जो ऋतुओं के बदलाव को सुनिश्चित करता है। मानसून एक द्वितीयक पवन है जो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलता है। ग्रीष्मकाल में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है और ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। मानसूनी पवन की दिशा में होने वाला पूर्ण रूपेण बदलाव मानसून के आगमन और निर्वर्तन का प्रतीक है। मानसून का महत्व, आर्थिक महत्व, भारत की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। ग्रीष्मकालीन वर्षा खरीफ के लिए और शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है। व्यावसायिक महत्व में भारत की एक बड़ी आबादी ऋतु आधारित व्यवसाय को करती है। ग्रीष्मकाल में कूलर, ठंडे पेय पदार्थ, शीतकाल में रजाई गद्दे, वर्षा काल में छाते, रेनकोट, ये सभी कार्य मानसून से संबंध हैं। सामाजिक महत्व, मानसून सिर्फ सिंचाई के साधनों के लिए ही नहीं, पेय की व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा मानसून के आधार पर भारत के विभिन्न त्यौहार उत्सव जैसे बिहू, पोंगल, हरेली आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक महत्व, इंद्र को वर्षा का देवता के रूप में पूजा जाता है। पारिस्थितिक महत्व, मानसून की अनिश्चितता प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती है। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, मृदापतन, चक्रवात इत्यादि मानसून से संबंध है। भारतीय मानक मानसून की विशेषता, वर्षा का असमान वितरण। यहाँ वर्षा का भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत असमान वितरण है। यहाँ ऐसा स्थान भी है जहाँ 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और कुछ स्थानों में 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का असंतुलन समय, वर्षा का वितरण समय के साथ संपूर्ण वर्ष में एक सा नहीं है। यहाँ अधिकांश वर्षा लगभग संपूर्ण वर्षा का 80% मात्र 2 या 3 महीनों में ही हो जाती है, तो शेष महीनों में प्रायः शुष्क रहते हैं। वर्षा की अनिश्चित मात्रा, भारत में मानसून को जुआ कहा जाता है। कभी कभी मानसून बहुत देरी और कभी कभी शीघ्र आ जाता है, कभी मजबूत तो कभी कमज़ोर नज़र आता है। इसके बीच में मानसून ब्रेक नज़र आते हैं। परिणामतः ये तो अधिक वर्षा होने से बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं अथवा सूखा पड़ जाने से अकाल उत्पन्न हो जाता है। वर्षा का असामयिक रूप, हमारे यहाँ अधिकतर वर्षा रुक रुक कर होती है। कभी एक बारिश और दूसरी बारिश के मध्य अंतराल इत्याधिक बढ़ जाता है कि प्रथम वर्षा के बाद उगाई गई फसल दूसरी की परीक्षा में सूख जाती है। वर्षा की अपर्याप्त मानसून वर्षा की एक अन्य विशेषता है। वर्षा से प्राप्त होने वाला जल फसलों के लिए अपर्याप्त रहता है। यद्यपि ऐसा सभी प्रदेशों में नहीं होता, परंतु भारत का लगभग आधा क्षेत्र वर्षा की अपर्याप्तता से ग्रस्त है। मानसून एक वैश्विक परिघटना है। भारतीय मानसून पर विश्व की विभिन्न जलवायु घटनाओं का प्रभाव नजर आता है। भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ और पेरू के एल नीनो परिघटना से यह प्रभावित नजर आता है। अब है मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत, इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन तथा उसके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। जल के विशेषक तापक के कारण वह जल स्थल की तुलना में धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है।
इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जिससे स्थल पर निम्न दाब उच्च दाब बनता है, जिसके अनुरूप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य हवाओं का प्रवेश या उसकी ओर निकास होता है। सरल शब्दों में यह सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति को ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय स्थलीय निम्न दाब से और मानसून के निर्वर्तन को शीत ऋतु में स्थानीय उच्च दाब से जोड़ता है। मानसून के परंपरागत सिद्धांत में बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे, जैसे मानसून पहेलियाँ, मानसून पजल्स कहा गया, जिसके समाधान के लिए आधुनिक सिद्धांतों का जन्म हुआ। कुछ प्रचलित मानसून पहेलियाँ हैं। भारत में सबसे गर्म महीना निम्न दाब की उत्पत्ति मई है, तो मानसून जून में क्यों आता है? मानसूनी पवनें यदि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आती हैं तो भारत में सीमित दूरी की यात्रा के बाद इतनी अधिक जल ग्रहण कैसे कर पाती हैं? मानसून कभी जल्दी और कभी देरी से क्यों आता है? मानसून कभी मजबूत और कभी कमज़ोर क्यों नज़र आता है? वैश्विक जलवायु परिघटनाओं से मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत उपमहाद्वीप में मानसून का प्रभाव समान रूप से दिखाई क्यों नहीं देता है? अब है दूसरा तापीय आईसीसीजेड सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से परंपरागत सिद्धांत से उभरी मानसून पहेलियों को सुलझाने का प्रयास किया गया। इसका प्रतिपादन जलवायुविद फ्लोन द्वारा किया गया, जिसने मानसून को आईटीसीजेड या विषुवतीय निम्न दाब पट्टी के आधार पर समझाया। इसके अनुसार मानसून सिर्फ तापीय प्रभाव से संबद्ध नहीं है, वायु दाब और वायुपीटियों का खिसकाव भी इसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी ही एक निम्न दाब पट्टी आईटीसीजेड है, और इस जो दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों को अभिसरण से बनती है, जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ यह आईटीसीजेड पट्टी भी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित होती है, जिसके अनुरूप भारत में भी निम्न दाब की स्थितियों में बदलाव आता है। व्यापारिक पवनें 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें हैं, जो 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, उत्तर उच्च दाब से 0 डिग्री अक्षांश निम्न दाब के बीच चलती हैं। उच्च दाब ध्रुवीय उत्तर पवनें, ध्रुवीय कोश, फेरल कोश, विषुवत निम्न दाबीय क्षेत्र होता है। विषुवत पछुआ पवन इधर जाती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इधर आती हैं। आईटीसीजेड का खिसकाव और मानसून का आगमन। ग्रीष्म काल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण अतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड की विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। यह 1 जून को केरल तट से टकराकर आगे बढ़ते हुए 22 जून को कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है, जिससे संपूर्ण भारत में निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं, क्योंकि उनका गंतव्य आईटीसीजेड होता है, जो अब कर्क रेखा पर है। फेरोल के नियमानुसार कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवनें अपनी दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। चूँकि ये पवन लंबी समुद्री यात्रा कर आ रही होती हैं, अतः जलवाष्प युक्त होती हैं। यही पवन दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देती है। इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि मानसून मई के बजाय जून में क्यों आता है, और मानसून में होने वाली अत्यधिक वर्षा हेतु जल सुदूर हिंद महासागर से आता है, ना कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। आईटीसीजेड का खिसकाव और मानसून का निवर्तन। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इससे भारत में उत्तर पश्चिम भाग में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में की तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। उत्तर पश्चिम भारत में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब निर्माण होने के कारण मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में एचपी से एलपी की तरफ बहने लगती हैं, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं कहते हैं। यह पवनें भारत के स्थल भाग से लौटती प्रतीत होती हैं, जिसे मानसून या निवर्तन कहते हैं। इनके लौटते समय बंगाल की खाड़ी से निम्न दाब केंद्र बनने से चक्रवातों का निर्माण होता है, और यही पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर
तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं, जिसे शीतकालीन वर्षा कहते